इस समय पूरे जम्मू कश्मीर के अलावा देश भर में एक चर्चा का विषय बना हुआ है और वो है अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम। हमने सोचा इस पर एक वीडियो बनाई जाए जिसमें हमारे यूथ को ये समझाने की कोशिश की जाए कि आखिर इससे युवाओं को क्या मिलने वाला है, सरकार क्यों किस मंशा के साथ इस पॉलिसी को लाना चाहती है और आखिरकार युवाओं का इसको नुकसान क्या होने वाला है। सबसे पहले तो हम शुरुआत इस बात से करेंगे कि आखिर युवाओं को इस रिक्रूटमेंट स्कीम का फायदा क्या होने वाला है। तो सबसे पहले फायदे की यदि हम बात करें तो रिक्रूटमेंट रैली की जो एज फैक्टर रखा गया है वो है 17.5 साल से लेकर 21 साल तक, यानी ये जो शुरुआती 3.5 साल हैं जबकि युवा अक्सर अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं किसी भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को अपने आप को ढालने के लिए, उसी दौरान ही आपको एक जॉब जो है अपनी अंदर का जो देशभक्ति का जज्बा दिखाने का एक मौका जो है वो दिया जाएगा और इसके लिए सालाना 45,000 से 50,000 पदों के लिए रिक्रूटमेंट होगी और साल में 2 बार इसके लिए रिक्रूटमेंट रैली का आयोजन जो है वो सेना द्वारा किया जाएगा। हालांकि इसमें जो 45,000 से 50,000 रिक्रूटमेंट की जाएगी इसमें सेना, एयरफोर्स और नेवी तीनों की समान भर्ती की जाएगी और जो यहाँ रिक्रूटमेंट रैली से जो सिलेक्ट होकर यूथ जाएगा वो इन तीनों शाखाओं में जो है अपनी सेवाएं जो है वो दे पाएगा। अब इसके अलावा जो हमारा यूथ है इसे नई रिक्रूटमेंट पॉलिसी के तहत मिलने क्या क्या वाला है वो हम आपको बता दें कि सबसे पहले तो यदि 45,000 से 50,000 जो रिक्रूटमेंट होगी उसमें यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो सबसे पहले पहले 6 महीनों में आपको उसकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी। 6 महीने में आपको अपनी ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट करनी है और उसके बाद बचे हुए 3.5 साल जो है वो आपकी सेवाएं जो है वो सेना में ली जाएंगी। इन 3.5 सालों में यदि ट्रेनिंग का पीरियड भी बीच में काउंट कर ले तो कुल मिलाकर 4 सालों में जो आपको सैलरी मिलने वाली है वो 30,000 से लेकर 40,000 के बीच में मिलेगी और इस 30 से 40,000 के बीच में 30% हिस्सा जो होगा जो आपकी सैलरी का होगा उसे अलग से निकालकर एक सेवा निधि प्रोग्राम के तहत जो है वहां पर डाला जाएगा। यानी यदि एक तरीके से देखा जाए कि यदि आपको 30,000 की आपकी सैलरी से जो शुरुआत होगी उसमें 30% उसका सेवा निधि प्रोग्राम में डाल दिया जाएगा तो कैश इन हैंड जो है वो आपको 20,000 रुपये मिलेगा और इस जो 30% यानी यदि 30,000 का काउंट हम 30% करें तो लगभग 10,000 रुपया होता है। 10,000 रुपया सेवा निधि प्रोग्राम में आपका काट कर डाला जाएगा और इसके अलावा सरकार अपने तरफ से भी उतना ही भाग यानी 10,000 रुपया अपनी तरफ से उस सेवा निधि प्रोग्राम में डालेगी जो आपको आपकी सर्विस खत्म होने के बाद अंत में दिया जाएगा, जो कि एक फिगर बनेगी लगभग लमसम अमाउंट 11,70,000 के आसपास ये अमाउंट बनेगी, जो कि हर एक उस रिक्रूट जो सेना का जवान होगा उसको दी जाएगी जो अपने 4 साल पूरे हो गए करेगा। क्योंकि हर साल जो 45 से 50,000 की रिक्रूटमेंट की जाएगी, 4 साल के बाद जब उनकी रिटायरमेंट होगी तो 4 साल में सिर्फ उस जो टोटल रिक्रूटमेंट हुई होगी उसमें सिर्फ 25% यानी 1/4 भाग के जो जवान होंगे वही आगे परमानेंट जॉब के लिए जो है वो एलिजिबल हो जाएंगे, यानी वो 15 साल की अपनी सेवाएं और दे पाएंगे और जो 15 साल जॉब के लिए आगे नहीं कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे और 4 साल में ही अपनी जॉब जो है वो उसमें रिटायरमेंट ले लेंगे, उन्हें आखिर क्या क्या मिलेगा वो हम आपको बता दें। सबसे पहले तो जिस तरह से मैंने पहले आपको बताया कि एक लमसम अमाउंट 11,70,000 हर उस जवान को मिलेगी जो 4 साल के बाद अपनी रिटायरमेंट जो है वो ले लेगा। इसके अलावा इन 4 सालों के बीच में ही उसे एक 48 लाख रुपए की इंश्योरेंस भी उसकी करवाई जाएगी कि यदि भगवान न करे इन 4 सालों के बीच में वो जवान जो है वो शहादत को पा जाता है तो उसे इस इंश्योरेंस के तहत 1 करोड़ से ज्यादा के फायदे जो हैं वो उस जवान को मिलेंगे। इसके अलावा यदि उसकी इन 4 सालों में कोई फिजिकल डिसेबिलिटी हो जाती है तो यदि उसकी 100% डिसेबिलिटी होती है तो उसे 44 लाख जो है वो एक अलग से अमाउंट मिलेगी और यदि ये डिसेबिलिटी जो है वो 75% होती है तो वो ये अमाउंट जो है वो 25 लाख पहुंच जाएगी और यदि ये डिसेबिलिटी 50% होती है तो ये फिगर जो है वो 15 लाख तक चली जाएगी। तो ये कुछ फायदे जो है वो उन जवानों को होंगे जो 4 साल के लिए इस रिक्रूटमेंट रैली के तहत जो है वो सिलेक्ट होते हैं। अब जो इसमें से 25% जो कि 15 साल के लिए आगे कंटिन्यू कर पाएंगे उन्हें इन चीज़ों का फायदा नहीं होगा। जिस तरह से मैंने आपको लमसम अमाउंट बताई है 11,70,000 रुपया, ये सिर्फ उन जवानों को मिलेगा जो 4 साल के बाद
अपनी रिटायरमेंट जो है वो ले लेंगे। यही वजह है कि एक सरकार जो अपनी फिगर बता रही है कि जो जवान 4 साल अपनी सेवाएं सेना को देगा उसे तकरीबन 23,50,000 रुपए की अमाउंट जो है वो इन 4 सालों में मिलेगी। उसकी काउंटिंग वो इस तरह से कर रहे हैं कि यदि आपकी 30 से 40 हजार प्रति महीने सैलरी काउंट की जाती है तो उसमें 10% को काटकर अलग से रख दिया गया, जो मिलाकर 11,70,000 हो पाएगा। और इसके अलावा जो कैश इन हैंड अमाउंट 20 से 30 हजार आपको मिलेगी, उसका यदि आप टोटल मिलाकर करते हैं तो वो तकरीबन 10 से 11 लाख रुपया बनता है 4 सालों में। तो इस पूरे टोटल को मिलाकर जो है वो 23,50,000 का आंकड़ा जो है वो बनाया गया है। यानी 4 साल जो कैश इन हैंड आप ले रहे हैं, उसके अलावा जो आप अपनी अमाउंट जमा करवा रहे हैं 30%, उतना ही भाग केंद्र सरकार जो है वो अपनी तरफ से डालेगी और लास्ट में आपको लमसम अमाउंट जो है वो 11,70,000 की मिल जाएगी। अब सरकार का इस योजना को लाने के पीछे फायदा क्या है वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि सरकार जो है वो कई पहलुओं पर बहुत सालों से इस बात के ऊपर चर्चा और मंथन कर रही है कि किन्हीं वजहों से किसी तरीकों से वो अपने ऊपर जो डिफेंस बजट का जो बोझ है उनके ऊपर पड़ा हुआ है उसे कम कर सके। अभी तक यदि हम आपको बता दें कि अभी तक जो हमारी सेना में औसतन उम्र है जो हमारे जवानों की वो 32 साल मानी जाती है, और यदि ये 4 साल की रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वह इंप्लीमेंट कर दिया जाता है तो इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बाद हमारी जो औसतन आयु जो है वो तकरीबन 6 से 7 सालों में 4 से 5 साल और कम हो जाएगी, और ये 32 साल का आंकड़ा जो है वो करीब 26 साल तक पहुंच जाएगा। ये केंद्र सरकार के लिए सबसे बड़ी एक उपलब्धि होने वाली है। इसके अलावा पेंशन पर जो हमारा खर्च है वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, जो सबसे ज्यादा हमारी केंद्र सरकार का इस योजना को लाने के लिए फोकस है। क्योंकि यदि मैं कुछ आंकड़ों के मुताबिक आपको समझाना चाहूं तो इस समय जो हमारा डिफेंस का बजट है उसमें जो हमारे जवानों की सैलरीज जाती हैं, जवानों और अधिकारियों दोनों को मिलाकर उनकी टोटल हमारा जो डिफेंस बजट है उसका 42% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ सैलरीज में चला जाता है। तो आप खुद आंकड़ा जो है वो उसका अंदेशा लगा सकते हैं कि 100% जो हमारा डिफेंस बजट है उसका 42% हिस्सा जो है वो सिर्फ हमारे जवानों और अधिकारियों के सैलरी में खर्च हो जाता है। उसके बाद जो बचा हुआ हिस्सा है उसमें से पेंशन, जो हमारा पेंशन का खर्च होता है हमारे जवानों और अधिकारियों के लिए, टोटल डिफेंस बजट का 34% हिस्सा उस पेंशन में चला जाता है। यदि हम सैलरीज और पेंशन को टोटल मिलाएं तो 76% हिस्सा कुल बजट का सिर्फ सैलरीज और पेंशन में चला जाता है। इसमें जो बाकी बचा हुआ भाग में जो हमारी एम्युनिशन की मॉडर्नाइजेशन या हमारी सेना के जो भी अन्य चीजें हैं उनकी मॉडर्नाइजेशन के ऊपर केवल 8% टोटल डिफेंस बजट का खर्च जो है वो हो पाता है। इसके अलावा मेंटेनेंस जो रहता है उसमें 7% जो है वो टोटल बजट में से खर्च जो है वो किया जाता है, और जो अन्य खर्चे हैं उसके लिए 10% जो है वो रखे जाते हैं। यही वजूहात है कि जो पेंशन के ऊपर हमारे टोटल बजट का 34% हिस्सा खर्च होता है, उसी चीज को कम करने के लिए केंद्र सरकार ये योजना बना रही है कि 4 सालों के भीतर यदि हर जवान और उसमें से रिटायरमेंट जो है वो दी जाती है और एक लमसम अमाउंट जो है वो उन्हें दे दिया जाता है, तो उससे जो हर साल लगातार दिए जाने वाले पेंशन है उसका बोझ जो है वो सरकार पर कम हो पाएगा। क्योंकि औसतन यदि हम देखें तो हर साल सेना से करीब 60,000 जवान और अधिकारी जो है वो रिटायर होते हैं। तो ऐसे में 60,000 जवानों और अधिकारियों के लिए जो पेंशन योजना है उसका खर्च जो है वो डिफेंस बजट में जोड़ दिया जाता है। और यदि ये 4 साल की स्कीम जो है वो लागू हो पाती है तो 4 सालों के भीतर ही जो अमाउंट हमने आपको बताई कि 30% काट कर जो सरकार भी अपना बीच में एड ऑन कर 11,70,000 के एक वन टाइम अमाउंट जो है वो सेटलमेंट अमाउंट जो है वो सेना के जवानों को देकर उन्हें रिटायरमेंट दे दी जाएगी। तो इसी आंकड़े के तहत जो है सरकार अपना जो केंद्र बजट को बजट का पैसा जो है वो बचाने के लिए अपने फायदे के तहत इस स्कीम को लॉन्च करने के लिए योजना जो है उन्होंने बनाई है। वहीं दूसरी तरफ सरकार की टेंशन क्या है, किस वजूहात से सरकार जो है इस चीज को लाना चाहती थी, वो मैं यदि आपको बता दूं कि जिस तरह से मैंने अभी आपको आंकड़े आपको सारे बता दिए कि ये सारे आंकड़ों की वजह से ही सरकार जो है अपना फायदा और टेंशन जो है वो आगे बढ़ाना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ यदि सरकार की टेंशन है, सरकार का अपना फायदा है, तो
हमारे युवा सड़कों पर क्यों हैं, उन्हें क्या चिंता सता रही, किस वजह से उन्हें ये योजना जो है वो लाभदायक नहीं दिखाई दे रही है। उसके पीछे भी सरकार ने अपना एक तर्क संगत रखा है। सरकार का कहना है कि जो युवा ये सोच रहे हैं कि 4 साल के बाद वो जब वापस रिटायरमेट होंगे तो वो वापस बेरोजगारी की कगार पर आ जाएंगे, तो उसके लिए केंद्र सरकार अपना तर्क संगत ये रखती है कि 4 साल के बाद एक आपको वन टाइम सेटलमेंट के तहत 11,70,000 रुपया तो आपको वन टाइम सेटलमेंट मिल जाएगी, जो आप आगे यदि अपनी कोई और एंटरप्रेन्योरशिप के तहत कोई काम करना चाहते हैं या कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें आप इस अमाउंट को जो है वो ऐड ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप वापस सर्विस में जाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको वर्क एक्सपीरियंस जो है वो इन 4 सालों का वो आपके लिए एक एसेट के रूप में काम आएगा। इसके अलावा आपको आर्मी का डिसिप्लिन आपके पास होगा। इसके अलावा आपका जो सीवी है वो बाकी अन्य बेरोजगारों से कुछ एक यूनिक हटकर होगा, क्योंकि आपके पास सेना और डिसिप्लिन का 4 साल का सर्टिफिकेट जो है वो आपके पास होगा। इसके अलावा सेना आपको स्किल सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करवाएगी, क्योंकि आप एक जवान होंगे, वेल डिसिप्लिन होंगे, आपको गन चलाना आती होगी, आपको हर उस वो स्किल जो आपके पास होगा जो कि एक परमानेंट जवान के पास होता है। इसके अलावा आपके पास मैच्योरिटी लेवल होगा, क्योंकि 17.5 साल और 21 साल के बीच का जो आयु का पड़ाव है वो बहुत ही ज्यादा हम कह सकते हैं कि कच्ची उम्र का गिना जाता है। ऐसे में आपके पास यदि सेना के डिसिप्लिन और अधिकारियों का जो एक एक्सपीरियंस आपके पास आएगा तो एक मैच्योरिटी लेवल जो है वो आपको बढ़ जाएगा, क्योंकि अक्सर यदि आप 22 साल की भी काउंट करें, अगर आप 21 साल में 4 साल का करते हो तो 25 साल में आप रिटायर हो जाएंगे। तो 25 साल में कई युवा जो है वो सिर्फ अपनी पढ़ाई ही फिनिश जो है वो कर पाते हैं। यही वजह कहा जा रहा है कि आपकी मैच्योरिटी लेवल जो है वो इस दौरान इन 4 सालों में आपको अपग्रेड करने में भी मदद करेगा। इसके अलावा यदि आपकी इसमें 12वीं की कक्षा जो है वो पढ़ाई जो है वो आपकी पूरी ना हुई हो तो 12वीं भी जो है वो सेना इस ट्रेनिंग और आपकी जॉब के साथ साथ आपको 12वीं भी करवाएगी। तो ये कुछ फायदे हैं। इसके अलावा हर केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ योजनाबद्ध तरीके से काम भी कर रही है कि जब भी कोई वैकेंसीज उसके बाद राज्य सरकारों की तरफ से निकलती है या मिनिस्ट्रीज की अलग अलग तरीके से निकलती है तो सबसे पहले प्रायोरिटीज इन जवानों की दी जाएगी जो ऑलरेडी 4 साल देश को सर्व कर चुके होंगे। यही वजूहत है कि केंद्र सरकार बार बार हमारे जो यूथ है उनको मोटिवेट कर रही है कि आप इस नई योजना के तहत अपना मन बनाए और वापस इस रिक्रूटमेंट स्कीम के तहत इसका फायदा उठाए। और उसके लिए केंद्र सरकार ने ये ऐलान कर दिया है कि अगले 90 दिनों के बीच में ये रिक्रूटमेंट रैलीज जो है वो शुरू हो जाएंगी और 3 महीनों के भीतर भीतर इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर जवान जो है वो अपनी ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं। अब जवान हमारे क्यों इतने ज्यादा टेंशन में है, क्यों इतना ज्यादा हो हल्ला करने को लगे हैं, क्योंकि इससे पहले यदि हम 2017, 2018, 2019 इन 3 सालों की बात करें तो कुल मिलाकर देश में 90 रिक्रूटमेंट रैलीज हुई थी जिसमें युवाओं ने अपना दमखम दिखाते हुए सेना में शामिल हुए थे। यही आंकड़ा 2020 और 2021 में आकर कम होकर 47 पर पहुंच गया और उसके बाद 2021 और 2022 की बात करें तो ये आंकड़ा केवल 4 तक पहुंच गया, क्योंकि पैंडेमिक था। पैंडेमिक की वजह से रिक्रूटमेंट रैलीज नहीं पॉसिबल हो पाई, जिस वजह से केवल 4 रिक्रूटमेंट रैलीज के तहत ही सेना के द्वारा जो जवानों को जो है वो अपने में शामिल किया गया। यही वजह है कि इस समय सेना में करीब 1 लाख से ज्यादा खाली पद पड़े हैं जिसमें जवानों और अधिकारियों के लिए अभी भी सेना चाहती है कि हमारे यूथ जो है वो इसमें शामिल हो। अब मुश्किल केंद्र सरकार के केवल इतनी है क्योंकि जो हमारा टोटल बजट है डिफेंस का वो अधिकतर खर्च हो जा रहा है सैलरीज और पेंशन के लिए, जिस वजह से हमारी सेना और हमारी केंद्र सरकार को डिफेंस के लिए मॉडर्नाइजेशन और उसकी मेंटेनेंस के लिए खर्च जो है वो काफी ज्यादा उन्हें दिक्कत आ रही है, काफी मुश्किलें आ रही है। क्योंकि जिस तरह से वर्ल्ड वाइड हर देश जो है वो अपनी ताकत जुटाने में, अपनी ताकत को बढ़ाने में लगा है, ऐसे में केंद्र सरकार भी ये चाहती है, हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री भी ये चाहती है कि हमारा जो 8% जो हमारा मॉडर्नाइजेशन का खर्च है उस रेशियो को बढ़ाया जाए। और वो तभी हो सकता है जब टोटल हमारा जो डिफेंस बजट है उसमें से कुछ काट छाट कर मॉडर्नाइजेशन की जो बजट है उसको बढ़ाया जाए। क्योंकि जो हमारी सैलरीज का बजट आता है जो मैंने 42% आपको बताया वो ही केवल यदि कुल मिला के देखा जाए तो 1,27,693 करोड़ रुपए का बजट जो है वो सिर्फ सैलरीज पे खर्च होता है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि लाखों करोड़ रुपए का बजट इकट्ठा करने के बाद भी यदि हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो मॉडर्नाइजेशन पर काम नहीं कर पा रही तो ऐसे में अपनी सेना को सशक्त करना और ताकतवर करना ये डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, जिस वजह से हमारे युवाओं से समर्थन और योगदान माना जा रहा है कि वो अपनी
कुछ इच्छा शक्ति से केंद्र सरकार का समर्थन कर इस योजना को आगे बढ़ाकर वो अपनी देशभक्ति का जज्बा आगे करे। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें नुकसान युवाओं का भी जरूर है, लेकिन असली देशभक्ति वही है जो व्यक्ति अपनी शहादत, वह शहादत केवल जान देकर नहीं बल्कि अपनी अभिलाषाओं और अपनी इच्छा शक्तियों की यदि आप शहादत देते हैं वो भी अपनी एक देशभक्ति का जज्बा होगा। लेकिन यदि आप इस अपनी जो नीति के लिए आपका जो गुस्सा है वो आप सरकारी संपत्ति को आग लगाकर या तोड़फोड़ कर या पत्थरबाजी कर यदि आप अपनी देशभक्ति का एक उदाहरण देना चाहते हैं तो शायद उसे देशभक्ति नहीं माना जाएगा। तो ये एक कठिन समय है जिसमें सरकार को यदि आप अपनी जायज मांग भी दिखाना चाहते हैं तो उसे एक जायज तरीके से दिखाना बेहद आवश्यक है, क्योंकि ऐसा ना लगे कि जो आप रास्ता अपना रहे हैं उसमें आपकी जायज मांग को भी एक नाजायज तरीके से देखा जाए, जिस वजह से आपको लाभ होने की वजह से और ज्यादा नुकसान ना हो जाए। फिलहाल आप इसी पूरी डिटेल के